हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, रिवर सिस्टम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से समझिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीएससी हो, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर ये वीडियो लंबा हो गया तो हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी रिवर्स को देखेंगे। लेकिन आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस पे क्वेश्चंस ज़रूर बनाइए दोस्तों। कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज मैं आपको लेकर के आऊँगा। लेकिन उसके अलावा भी किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए जितने भी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, जिस भी बुक से मिले, चाहे एनसीईआरटी हो या किसी भी बुक से मिले, क्वेश्चन बैंक्स हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, इतने अच्छे से बनाइए कि क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाए कि इसका आंसर यही होगा। सक्सेस का यही राज है, इसलिए क्वेश्चंस पे कमांड रखिए। थियरी से क्या होता है कि उस सब्जेक्ट का ओवरऑल आइडिया आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन से उसकी बहुत सारी बारीकियां समझ में आती हैं। इसलिए क्वेश्चन पे आप कमांड ज़रूर रखिए। जितने लोगों ने क्वेश्चंस पे कमांड रखा है उनको सक्सेस ज़रूर मिलता है किसी भी एग्ज़ाम में, और वो बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का भारत की नदियाँ यानी रिवर सिस्टम इन इंडिया। तो भारत में नदियों को समझने के लिए सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। एक, ऐसी नदियाँ जिनमें पूरे वर्ष पानी रहता है, उनको हिमालयन रिवर कहते हैं। और ऐसी नदियाँ जिनमें वर्षा के समय में अधिक पानी रहता है या वर्षा ख़त्म होने पे कुछ कुछ नदियों में पानी बहुत कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, उनको प्रायद्वीपीय नदी बोलते हैं या पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं। हिमालयन रिवर में मुख्यतः तीन रिवर्स हैं, यानी तीन नदियां हैं। एक ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, दूसरा है सिंधु रिवर सिस्टम, तीसरा है गंगा रिवर सिस्टम। तो इसको याद रखने के लिए हमने बारहसिंघा याद रखा है एक ट्रिक के लिए। बारह से ब्रह्मपुत्र, सी से सिंधु और गा से गंगा। तो बारहसिंघा याद रखिए। तो हिमालयन रिवर्स में जो भी तीन रिवर सिस्टम है, बारह से ब्रह्मपुत्र याद रखिए, सी से सिंधु और गा से गंगा। तो इस तरह से बारहसिंघा से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, सिंधु रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम, एक एक करके इनको देखेंगे। और दूसरी जो है प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनके बारे में यह है कि उनका मुख्यतः जो उद्गम स्थान है, या तो पश्चिमी घाट में उद्गम है, यानी वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पे या तो उनका उद्गम स्थल है, या विंध्य श्रेणी में उनका उद्गम स्थल है। जैसा कि इमेज में दिख रहा है, विंध्य श्रेणी से नर्मदा, ताप्ती ये सभी निकलती हैं, महानदी। तो ये विंध्य श्रेणी से निकलने वाली हैं। तो इनमें याद रखना है कि पश्चिमी घाट से किन किन नदियों का उद्गम होता है। तो उसमें कृष्ण गोपाल कान्हा याद रखिए, एक ट्रिक हमने ढूंढा है। कृष्ण गोपाल कान्हा से कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। कृष्ण से कृष्णा, गोपाल से गोदावरी और कान्हा से कावेरी। तो पश्चिमी घाट में उद्गम होने वाली ये तीन नदियां हैं, इनके बारे में देखेंगे। और विंध्य की श्रेणी में उद्गम होने वाली को महानता याद करिए। महा से महानदी, न से नर्मदा और ता से तापी या ताप्ती, कभी कभी इसको बहुत सारी किताबों में लिखते हैं। तो महानता याद रखिए, महानता। तो महा से महानदी, न से नर्मदा और ता से तापी। तो इस तरह से प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में भी है। तो दोस्तों, रिवर सिस्टम शुरू करने से पहले थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि इसके कुछ टर्म्स हैं जिसको बार बार इसमें यूज होते हैं, जैसे ड्रेनेज लाइन, ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम, या डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है। तो इन थोड़ी सी थियोरेटिकल पार्ट को देखते हैं, उसके बाद में हम आएंगे रिवर सिस्टम पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु रिवर सिस्टम, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम। तो सबसे पहले जब ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र जिसको बोलते हैं, उसको समझने से पहले हमने ड्रेन के बारे में बहुत सुना होगा, जिसको नाली बोलते हैं। तो अभी ज़्यादातर नगरीय व्यवस्था में हम बोलते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम, यानी शहर में अर्बन ड्रेन यानी नगरीय नाला होता है, जो सीवर के पानी को शहर से बाहर ले जाने का काम करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, अर्बन ड्रेन। इसी तरह से जब अर्बन ड्रेन में कभी कभी आप देखें कि प्राकृतिक रूप से वर्षा का जब जल स्वतः रास्ता बनाकर नदियों के द्वारा वर्षा के जल को समुद्र तक जब पहुंचाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ड्रेनेज कहते हैं। कभी कभी ये कृत्रिम भी हो सकता है कि जहाँ पे मान लीजिए सिंचाई के लिए कोई आपने नहर बना दिया, तो जैसे सरयू कैनाल बना दिया, तो वो भी एक क्या हो गया, ड्रेनेज हो गया। तो इस तरह से अब ड्रेनेज लाइन जानने की कोशिश करते हैं कि फिर ड्रेनेज लाइन क्या होती है।
अब जब प्राकृतिक रूप से बारिश होते होते बहुत सारे गहरे रास्ते बनाती है, जिससे पानी धीरे धीरे निकल करके समुद्र में जाके मिलता है, तो पृथ्वी पर वह लाइन जिसके सहारे वर्षा का जल गहरे रास्ते से निकलता है उसको ड्रेनेज लाइन कहते हैं, यानी प्रवाह रेखा कहते हैं। अब बहुत सारी प्रवाह रेखाएं जब आपस में मिल करके एक प्रवाह नेटवर्क या पैटर्न बनाती हैं, यानी जब प्रवाह रेखाएं यानी ड्रेनेज लाइन में कई अन्य प्रवाह रेखाएं आकर के मिल जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, ड्रेनेज नेटवर्क या ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है कि जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं या सहायक नदियां हैं आकर के वो मेन लाइन में मिलती हैं, यानी मुख्य प्रवाह में मिलती हैं। अर्थात ड्रेनेज पैटर्न नदियों के रेखा जाल द्वारा बनाया गया एक स्वरूप है, एक पैटर्न है। तो ड्रेनेज पैटर्न द्वारा आच्छादित जो एरिया होगा, जैसे मान लीजिए कि गंगा रिवर का है, वो बहुत सारा ड्रेनेज पैटर्न है, तो उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरी जा कर के मिलती हैं, तो वो जितना एरिया कवर होता है उसको वैसे गंगा बेसिन जैसे कहते हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड को ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, यानी उस पर्टिकुलर ड्रेनेज सिस्टम का वो बेसिन होती है। तो दोस्तों समझ में आया ना, ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, ड्रेनेज लाइन और ड्रेनेज सिस्टम। तो यानी कि जब कभी भी किसी भी पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो रास्ता बना करके स्वतः या तो बनता है या कृत्रिम रूप से बनता है उसको ड्रेनेज बोलते हैं। अब जब प्राकृतिक रूप से वर्षा का पानी गहरे रास्ते से निकलने लगता है तो उसको ड्रेनेज लाइन कहते हैं। जब बहुत सारी ड्रेनेज लाइन आकर के आपस में मिल जाती हैं तो वो ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं, और उस तरह से ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियाँ आकर के जब मुख्य धारा में मिलती हैं तो उसको क्या कहते हैं, ड्रेनेज पैटर्न। तो नदियों के रेखा जाल द्वारा बनाया गया यह एक स्वरूप होता है, और इस तरह से ड्रेनेज पैटर्न द्वारा जो भी एरिया कवर होता है उसको ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। अब इतना क्लियर हो गया दोस्तों कि ड्रेनेज लाइन क्या है, ड्रेनेज पैटर्न क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है। तो अब देखते हैं डेल्टा क्या है, क्योंकि बार बार ये शब्द यूज होंगे, यानी इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज होगी कि डेल्टा किसे कहते हैं। तो जब नदियों का अंतिम स्वरूप क्या है, समुद्र में मिलना है, तो जब नदियाँ बहते हुए जाती हैं तो जिस तरह का एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसके हिसाब से उसके मुहाने पे जब वो समुद्र में मिलेगी तो कुछ एक आकृति या पैटर्न बनते हैं, तो उन्हीं को ही अलग अलग नाम दिया जाता है। मान लीजिए बहुत मुलायम मिट्टी है, प्लेन लैंड में से जा कर के अगर समुद्र में मिलती है नदियाँ तो वहाँ पे डेल्टा बनाती हैं कि बहुत सारे उपजाऊ जमीन मिट्टी को ले जा कर के एकत्रित करके त्रिभुजाकार एरिया बना देती हैं। तो नदी का वह अंतिम स्थल रूप जो समुद्र के पास नदी के मुहाने के पास निक्षेप जनित होता है और वह त्रिभुजाकार या ट्रायंगुलर शेप का होता है, उसे डेल्टा कहते हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा। अब देखते हैं एस्चुरी किसे कहते हैं। तो अभी हमने देखा जब मैदानी क्षेत्रों से नदियां जाकर के समुद्र में मिलती हैं तो वहाँ पे डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि वहाँ की मुलायम मिट्टी को आराम से वो अपने साथ बहाव के साथ में ले जा कर के वहाँ धीरे धीरे एकत्रित कर देती हैं, यानी निक्षेपित करती हैं, और एक उपजाऊ मिट्टी का त्रिभुजाकार एरिया बन जाता है जिसको डेल्टा कहते हैं। लेकिन एस्चुरी क्या होता है कि जब किसी पहाड़ी क्षेत्रों से या पठारी क्षेत्रों से जहाँ पे कंकड़ पत्थर यानी पथरीली भूमि ज़्यादा होती है वहाँ पे इस तरह के डेल्टा बनने की घटना नहीं होती। आप देखेंगे जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं वो लगभग डेल्टा बनाती हैं, लेकिन जो नदियाँ अरब सागर में जाके मिलती हैं वो डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती हैं। तो एस्चुरी क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा चित्र में देखिए कि एक नदी आ रही है, नदी जब समुद्र में मिलने के मुहाने पे एक छोटा ताजे पानी का जिस झील जैसा बन जाता है कुछ एरिया, उसी को एस्चुरी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुलायम मिट्टी की कमी होती है। वहाँ कंकड़ पत्थर वाली ज़मीनों में मुलायम मिट्टी की कमी होने के कारण जब नदी आकर के समुद्र में मिलती है तो कुछ एक पथरीली भूमि को काट के एक झील जैसा नुमा एरिया बनाती है, वो नदी का मुहाना होता है, यानी टाइडल माउथ ऑफ लार्ज रिवर। यानी जब ज्वार भाटा आता है तो उसमें ही उसको टाइडल माउथ बोलते हैं, उस एरिया में पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का क्षेत्र जिसको एस्चुरी कहते हैं, यहाँ पर नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। इसे ज्वार नदी मुख भी कहते हैं, जैसे ताप्ती या तापी रिवर और नर्मदा रिवर का मुहाना इस तरह के
स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आपने देखा कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो नदियाँ मुलायम मिट्टी से होते हुए मैदानी एरियो से होते हुए जा कर के बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, जो अरब सागर में मिलती हैं मुख्यतः उसमें बहुत सारी नदियां हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। तो ये मोटा मोटा दोनों में डिफरेंस है। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों सिंधु रिवर सिस्टम। जो हमारे हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 हमने देखा था, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। तो हम सबसे पहले देखेंगे सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम। इंडस का मतलब होता है यानी सिंधु का मतलब सागर होता है। तो इसकी सिंधु नदी की पूरी लंबाई 2880 किलोमीटर लगभग है, जिसमें से वो भारत में लगभग 1114 किलोमीटर भारत में बहती है, बाकी पाकिस्तान में बहती है। तो याद रखने के लिए 2880 किलोमीटर टोटल लेंथ है, जबकि लेंथ इन इंडिया 111114 किलोमीटर है। अब ये नदी 3 देशों में बहती है। चीन में, जैसे चित्र में दिखा है, नंबर 1 जहाँ पे जिस एरिया में लिखा है वो चीन के लिए, नंबर 2 जहाँ डिनोट किया है वो भारत के लिए, और नंबर 3 जो डिनोट किया वो पाकिस्तान में। तो इसका मैक्सिमम पोर्शन पाकिस्तान में बहता है। और इसका उद्गम जो है ये मानसरोवर झील जो तिब्बत चीन में है वहाँ से इसका उद्गम होता है। उसके बाद वहाँ से चलती हुई ये नदी भारत में प्रवेश करने के समय जास्कर और लद्दाख की पहाड़ियों के बीच से दामचोक नामक स्थान के आसपास से भारत में प्रवेश करती है। और भारत में ये बहती हुई गिलगिट जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उधर के पास से होते हुए दामचोक से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और पाकिस्तान में ही वो बाकी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास इन नदियों से मिलती है और एक मुख्य धारा कराची के पूरब से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। तो इस तरह से ये सिंधु नदी तंत्र है। अब इसकी सहायक नदियां भी 5 हैं टोटल। तो इसमें से झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, उसको नीचे देखिए। आप अपने अनुसार भी कुछ एक ट्रिक बना सकते हैं। तो हमने जो बनाया है सुविधा के लिए कि याद रहे कि ऊपर से कभी कभी एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे गए हैं कि सिंधु की सहायक नदियों का क्रम है उत्तर से दक्षिण। तो उसमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज इस तरह से याद रखना है। तो उसको याद रखने के लिए हमने लिखा है कि साँझ को चली रात में पहुंची बस। तो साँझ से एक सा से सिंधु और झ से झेलम और चली से चेनाब और रात से रावी में पहुंची, तो केवल राइम्स बनाने के लिए है। और बस में पहला ब से ब्यास और स से सतलज। इस तरह से ऊपर से नीचे का क्रम हो गया सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें जो कि पानी के विवाद के बारे में बहुत बार आपने सुना होगा न्यूज़ में कि सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी, जो 19 सितंबर 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके काउंटर पार्ट पाकिस्तान में अयूब खान के बीच में विश्व बैंक की मध्यस्थता से ये समझौता हुआ था, जिसमें यह निश्चित हुआ है कि 3 जो पश्चिमी नदियां हैं, जिसमें 3 पश्चिमी नदियां कौन कौन, सिंधु, चेनाब और झेलम, इस पे पाकिस्तान का नियंत्रण होगा और भारत इसका केवल 20% पानी रोक सकेगा। लेकिन जो 3 पूर्वी नदियां जैसे रावी, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, ब्यास और सतलुज, इनका भारत पूरी तरह से नियंत्रण अपने हाथ में रखेगा। तो इस तरह से ये सिंधु जल समझौता हुआ था। तो कभी कभी ये भी चर्चा में रहता है, क्योंकि अगर आप बहुत सा इन नदियों पे कहीं पे कोई भी परियोजना बनती हैं तो उसको पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करता है, तो इसलिए ये चर्चा में कई बार रही हैं। आगे देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियों में सबसे ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट आता है कि बाएं से मिलने वाली नदियाँ या दाएं से मिलने वाली नदियाँ। इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है। तो इसके लिए नदी की प्रवाह की दिशा में मुँह करके खड़े होने से अगर आपके दाहिनी तरफ से आने वाली जितनी नदियाँ आकर के मुख्य धारा में मिलते हैं उनको दाईं ओर की सहायक नदी कहेंगे, और आपके बाईं तरफ से जितनी भी आकर के नदियाँ उस मेन धारा में मिलेंगी
उनको बाईं ओर की सहायक नदियाँ कहेंगे। अर्थात कह सकते हैं जिस दिशा में नदी का प्रवाह है उसकी दाहिनी ओर से जितनी भी नदियाँ आकर के उसमें मिलती हैं उनको दाईं ओर की सहायक नदी, और बाईं ओर से जितनी नदियाँ आकर के उसमें मिलती हैं उनको बाईं ओर की सहायक नदियाँ कहते हैं। तो अब देखते हैं सिंधु नदी की बाईं ओर से कितनी सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं और दाईं ओर से कितनी सहायक नदियाँ मिलती हैं। तो बाईं ओर से मुख्यतः जास्कर नदी और अस्तोर नदी, और तीसरी सबसे मुख्य जो है जिसको पंचनद नदी बोलते हैं, जिसमें 5 नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये पांचों आपस में मिलकर के एक मुख्य धारा पंचनद बनाती हैं, जो लगभग 45 किलोमीटर चलने के बाद में जाके सिंधु नदी में मिलती है। तो ये सभी बाईं ओर से आके मिलती हैं, और दाईं ओर से गिलगिट, कुर्रम, गोमल और श्योक नदियाँ होती हैं। तो इस तरह से इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो एक एक करके अब सहायक नदियों के बारे में, पंचनद जो मुख्य हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन्हीं 5 नदियों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करते हैं चेनाब नदी। इसकी एक मुख्य सहायक नदी है चेनाब नदी, और ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, यानी सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु नदी की। इसकी 2 धाराएं हैं, एक चंद्रा और एक भागा। इसलिए इसको चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों धाराओं से मिलकर के बनी है चेनाब नदी। इसका उद्गम के 12 लारा दर्रे से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसमें आकर के 4 नदियाँ झेलम, रावी, ब्यास और सतलज मिलती हैं, और ये चेनाब आगे चल करके इसकी मुख्य धारा सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले ये 4 नदियाँ आकर के इसी में मिल जाती हैं। तो अब देखते हैं झेलम नदी के बारे में। इसके ओरिजिन के बारे में देखते हैं। एक कश्मीर घाटी में पीर पंजाल की पहाड़ियों के ताल पर वैरी नाग से इसका उद्गम है। तो जैसा कि चित्र में देख रहे होंगे, पीर पंजाल पहाड़ी के जस्ट नीचे वेरी नाग जगह से इसका उद्गम होता है, जो कि कश्मीर की घाटी में है। यहाँ से निकल करके ये 170 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान की सीमा ये बनाती है। इसके बाद झेलम आगे बहती हुई तिम्मू झंग में, यानी जो झंग डिस्ट्रिक्ट है उसका एक तिम्मू जगह है, पाकिस्तान में है, वहाँ पे चेनाब नदी से मिलती है। इस तरह से टोटल 170 किलोमीटर की भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती हुई बहती हुई ये नदी जा कर के फिर चेनाब नदी में मिल जाती है। अब अगला हम देखते हैं रावी नदी। रावी नदी का जो है उद्गम वो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होती है। उसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकल करके वो कश्मीर, पंजाब और पाकिस्तान में बहती हुई झंग जिले में चेनाब नदी से मिल जाती है। इस तरह से रावी नदी जो है वो भी झंग जिले में जाकर चेनाब नदी से मिलती है। इसके बाद में हम एक यहाँ पे देखेंगे, एक बहावलपुर पाकिस्तान का एक एरिया है, जहाँ पर ये 5 नदियाँ आपस में मिलने के बाद, अलग अलग जगह पे मिलने के बाद अंतिम जो इसकी धारा है वो झेलम में आकर के सतलज मिल जाती है। और जब सतलज झेलम से मिल जाती है तो उसके बाद इसका नाम पंचनद हो जाता है, जो सिंधु नदी से मिलने से पहले और चेनाब तथा सतलज के संगम के बाद बहावलपुर के बीच में बहती है, और ये लगभग 45 किलोमीटर तक बहती है। तो इस तरह से पंचनद जो है, पंचनद बहने के बाद में जा कर के सिंधु नदी में मिल जाती है। अब देखते हैं सतलज रिवर। तो सतलज नदी का जो है सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसका उद्गम जो है, उद्गम स्थल है राक्षस ताल। ये जो कहाँ पे है, ये राक्षस ताल में है इसका उद्गम, जो चीन तिब्बत का एरिया है वहाँ से इसका उद्गम होता है, और वहाँ से ये बहती हुई हरिके बैरेज के पास में पंजाब में ब्यास नदी से मिलती है। और उसके बाद में ये बहती हुई आगे आकर बहावलपुर में झेलम नदी से मिल जाती है, और बहावलपुर से आगे 45 किलोमीटर जाने के बाद ये सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से सिंधु नदी के ये समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और ये हिमाचल और पंजाब में मुख्य रूप से बहती हुई
फिर पाकिस्तान में चली जाती है। अगला है ब्यास रिवर। ब्यास को बिपाशा रिवर भी कहते हैं। वैदिक पीरियड में बहुत सारी नदियों के पुराने नेम भी हैं, वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको आगे हम एक टेबल में देख लेंगे कि किस नदी का वैदिक पीरियड में क्या नाम था। तो ब्यास नदी के बारे में देखते हैं। हिमाचल के रोहतांग दर्रे से निकल करके कुल्लू घाटी में बहती हुई ब्यास नदी, आप चित्र में देखिए, ब्यास का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। वहाँ से बहती हुई पंजाब के हरिके में, हरिके बैरज नाम से बहुत जगह फेमस है, तो हरिके में सतलज नदी से मिलती है। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल के बारे में जान लेते हैं। तो भाखड़ा बांध जो है वो जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नामक गांव में बना हुआ है। जो ये अभी आपने देखा कि ब्यास और सतलज का संगम है, इसके पास में भाखड़ा गांव है। वहाँ पे पानी एकत्र करने के लिए एक रिजर्वायर बनाया गया जिसको गोविंद सागर झील कहते हैं। तो पानी की मात्रा एकत्रित करने की दृष्टि से भारत का तीसरा रिजर्वायर है, यानी सबसे बड़ा जो है इंदिरा सागर एमपी में है, दूसरा नागार्जुन सागर डैम में है, ये तीसरे नंबर पे गोविंद सागर है। और इस भाखड़ा बांध के नीचे एक दूसरा बांध बनाया गया था कि अगर भाखड़ा बांध में कुछ प्रॉब्लम आती है तो नांगल बांध नाम से, जो पंजाब में है। भाखड़ा आपको हिमाचल प्रदेश में है और नांगल आपका पंजाब में है। क्योंकि एक ही परियोजना के हिस्सा थे इसलिए इनको, और पास पास में स्थित थे इसलिए इनको भाखड़ा नांगल परियोजना कहते हैं या भाखड़ा नांगल बांध कहते हैं। ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है जिसको ग्रेविटी डैम कहते हैं। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। जबकि टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, उसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। और यहाँ से ही एक नहर बनाई गई थी जिसको इंदिरा गांधी कैनाल बोलते हैं। अच्छा, इस बांध के बारे में एक बहुत फेमस है कि ये इतना विशाल बांध था कि उस समय बताया जाता था, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। इसमें एक 470 किलोमीटर की सबसे लंबी नहर निकली हुई है और इसमें इतने कंकड़ पत्थर लगे थे कि बताया जाता है कि दुनिया की सभी सड़कें एक बार फिर से बनाई जा सकती थी, जितना इसमें कंक्रीट लगा हुआ था उससे। तो यहाँ से ही एक इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है, जो ब्यास और सतलज के संगम पे है, वहीं से निकलती है। इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो आप देखेंगे राजस्थान में है। और ये इंडियाज़ लार्जेस्ट कैनल यानी लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन दी वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है और भारत की सबसे लंबी नहर है। तो हम लोगों ने देखा इंडस रिवर सिस्टम। तो अभी हम लोग पंचनद का विवरण देख लेते हैं। जिस पंचनद में 5 नदियाँ आती हैं, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। इनके पुराने नाम भी देख लेते हैं। झेलम नदी का वितस्ता नाम है, चिनाब नदी का आस्किनी नाम है, रावी नदी का परुसड़वी नाम है, कहीं कहीं परुसड़ी नाम है, व्यास नदी का बिपाशा और सतलज नदी का सतुद्री। रावी नदी के बारे में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट यह है कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन रावी नदी के तट पर संपन्न हुआ था, जिसका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, और प्रथम बार जो है ध्वजारोहण यहाँ पे किया गया था तथा वंदे मातरम का नारा लगाया गया था। तो कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछा जाता है। अब इन पांचों के उद्गम स्थल को एक बार देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो झेलम नदी का उद्गम है बेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर में। जबकि चिनाब नदी का लाहुल के बारालाचा दर्रे से होती है, जिसमें चंद्रा और भागा 2 नदियों का धाराएं आके मिलती हैं, इसको चिनाब नदी का निर्माण करती हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश में, ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश में, और सतलज नदी राक्षसताल या राकसताल कहीं कहीं बोलते हैं, ये तिब्बत चीन से होता है। तो इस तरह से पांचों नदियों का उद्गम स्थल हो गया। और इन पे कुछ कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जैसे झेलम नदी पे एक किशन गंगा परियोजना सबसे चर्चा में रहती है, जबकि उस पर तुलबुल परियोजना और मंगला परियोजना ये भी इम्पॉर्टेंट है। जबकि चिनाब नदी पे बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, उड़ी परियोजना और पीर पंजाल रेल सुरंग इस पे बहुत चर्चा में रही है। रावी नदी पे थीन परियोजना, और ब्यास नदी पे पांग परियोजना, और इंदिरा गांधी नहर जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ब्यास नदी से संबंधित है।
सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल परियोजना और नाथपा झांकरी परियोजना ये सतलज नदी पे है। और ये नदियों का संगम जो है झेलम और चिनाब आपस में मिलती हैं, तो झेलम का संगम चिनाब के साथ, चिनाब का संगम झेलम के साथ। रावी नदी आगे जा कर के मिलती है चिनाब से। ब्यास नदी का संगम सतलज नदी पे होता है और सतलज नदी आगे जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। इस तरह से पूरा हमने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ लिया। आगे हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम और आगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र भी देखेंगे। गंगा रिवर सिस्टम में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि विष्णुप्रयाग किसके संगम पे स्थित है, यानी अलकनंदा धौलागिरी के संगम को क्या कहते हैं, अलकनंदा पिंडारी के संगम को क्या कहते हैं, अलकनंदा मंदाकिनी के संगम कहाँ पे है, अलकनंदा भागीरथी समृद्ध रूप से कहाँ पे मिलती हैं, केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, और फरक्का के पास गंगा नदी किन दो धाराओं में बढ़ जाती है, या गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, फिर ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, उसको चीन में किस नाम से जाना जाता है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पे है, मांजुली द्वीप क्या है, उसकी संस्कृति, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों आपसे एक अनुरोध है कि जब भी आप कभी भी ज्योग्राफी पढ़िए तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपके पास में एक अच्छा एटलस होना चाहिए। तो एक एटलस ज़रूर खरीद लीजिए। और मैपिंग बहुत ज़रूरी है। अगर ज्योग्राफी में अच्छी पकड़ रखनी है, सब्जेक्ट का अच्छा ग्रिप होना है, तो आपको मैपिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और एक हमारी वीडियो से एक आपको फ्रेम बन जाएगा, जिस फ्रेम के बाद में आप उसमें बहुत सारा फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, डेटा, नॉलेज उसमें फीड कर सकते हैं। उसके लिए आपको बुक्स को रेफ़र करनी पड़ेगी। तो सबसे अच्छी किताबें हैं एनसीईआरटी, जो बहुत बेसिक से शुरू करती हैं, उसको आप देखिए। उसके बाद में कुछ एक अच्छी किताबें भी आप मार्केट में हैं, जैसे कि एक इंग्लिश में आती थी के सिद्धार्था ज्योग्राफी थ्रू मैप्स करके, या फिर एस ओझा की एक मैपिंग की बुक आती है। फिर ज्ञान पब्लिकेशन में एक भूगोल की किताब आती है। खुल्लर की एक बहुत अच्छी किताब है ज्योग्राफी के लिए, उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट के लिए कोई एक अच्छी किताब पकड़ लीजिए। बहुत सारी किताबों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक किताब को बहुत अच्छे से कर लीजिए। आपको कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी, लेकिन प्रश्नों पे कमांड आपको बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्वेश्चंस बहुत बनाइए, जितने भी क्वेश्चंस मिले, कहीं से भी मिले, वो अलग अलग क्वेश्चंस को बनाइए और उसको बीच बीच में रेगुलर रिवाइज करते रहिए। इसलिए क्वेश्चन में जिसको कमांड हो गया वो सभी एग्ज़ाम्स को क्रैक करता है। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि क्वेश्चंस को कंसंट्रेट करिए। उसके बाद में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें बाकी गंगा रिवर सिस्टम देखेंगे। उसके बाद में हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। कीप वॉचिंग स्टडी हब। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए हमारे पीडीएफ की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर रिक्वेस्ट करिए, हम आपको उपलब्ध कराएंगे इसका पीडीएफ, और आप उससे भी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम एंड कीप वॉचिंग स्टडी हब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।